मैंने स्कीम के तहत एक आबखोरी में सुधारग्नि के सांप का मनका डालकर बाहर निकाल लिया और कहा, ये पानी अभी जाकर अपने बच्चे को पिला दे, तेरा बच्चा भला चंगा हो जाएगा, परंतु तुझे परसों फिर मेरे पास आना होगा। लांस नाइक ने मेरे पाँवों को चूम लिया। आबखोरा उठाया, सुधारग्नि से इशारा करके अपने साथ बाहर ले गई। जब इसने लांस नाइक को वहां से रुखसत कर दिया तो खूह में आकर बोली, रघु तुम तो पूरे जट्टाधारी जोगी बन गए। और ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद वादे के मुताबिक जब लांस नाइक नंदरेकर मेरे पास है तो वो बड़ा खुश था। सुधा ने इसे मना कर दिया कि वो गुरुजी के बारे में किसी से जिक्र न करे और इस बात को राज ही में रखे, चुनाचा वो अकेला आया था। इसने फूल और मिठाई की टोकरी उठा रखी थी। इसका बच्चा नंदू वाकई सेहतमंद हो गया था। इसने मेरे पाँव पर सर रख दिया और बोला, महाराज आपका पवित्र जल पीने से मेरा बच्चा अच्छा हो गया है, अब वो चलने फिरने लगा है। मैंने आंखें बंद करके कहा, यह सब भगवान की कृपा से हुआ है, मगर तुम्हारे बच्चे पर अभी मौत का साया मौजूद है। इसने मेरे पाँव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, गुरु महाराज किसी तरह मेरे बच्चे को यहाँ से बचा लें, मैं आपकी सारी जीवन सेवा करूँगा। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हुक्म करें महाराज, मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान तक का बलिदान दे सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें जान का बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने उसे बताया कि अगरचे इसका बेटा सेहतमंद हो गया है, लेकिन सिनक नाग का जहर अभी तक इसके बच्चे के जिस्म में मौजूद है और वह सिर्फ एक ही सूरत में हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। मगर यह बड़ा कठिन काम है, शायद तुम यह काम न कर सको। नंदरेकर ने हाथ बांध रखे थे। बोला, गुरुजी आप हुक्म करें, मैं अपने बच्चे के लिए नरक में भी चला जाऊंगा। सुधारग्नि 2 जानू खामोश बैठी थी। मैंने जब नंदरेकर को देखा कि पूरी तरह मेरी गिरफ्त में है तो कहा, मुझे एक ऐसे शख्स के सर के 7 बाल चाहिए जो भारतवर्ष के दुश्मन मुल्क का बाशिंदा हो। यहाँ तुम्हें भारतवर्ष का गैर मुल्की बाशिंदा नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके लिए भारतवर्ष के किसी दुश्मन मुल्क का सफ़र करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लांस नाइक बोला, मैं तैयार हूँ महाराज, परंतु हमारा दुश्मन नेपाल बर्मा नहीं है, एक ही हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान है जो हमारा दुश्मन है। मैं आज ही छुट्टी के लिए दरख्वास्त दायर कर देता हूँ। मैंने कहा, इसमें 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो तुम्हें इस सारी कार्रवाई को राज में रखना होगा, तुम्हें ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी होगी, वरना सारा अमल ज़ाया हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे को फिर कोई मौत के मुंह से न बचा सकेगा। दूसरी बात यह है कि ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो सिनकनाग का जहर दोबारा तुम्हारे बेटे के जिस्म में फैलना शुरू हो जाएगा और इस बार मेरा मनका भी इसको ख़त्म नहीं कर सकेगा। लांस नाइक फिक्रमंद हो गया। बोला, महाराज कितनी मोहलत मिल सकती है, क्योंकि मुझे नई दिल्ली जाकर पाकिस्तान का वीज़ा भी लेना होगा। इसमें 10-15 दिन तो ज़रूर लग जाएंगे। मैंने इसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हुए कहा, और हो सकता है तुम्हें पाकिस्तान की इजाज़त ना मिल सके। फिर तुम क्या करोगे? नहीं नंदरेकर, ये काम तुमसे नहीं होगा, अपने बच्चे को भगवान के सुपुर्द कर दो। लांस नाइक नंदरेकर परेशान हो गया। इसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं इसके चेहरे की परेशान तहरीर साफ तौर पर पढ़ रहा था। अब मैंने तुर्किश में से अपना आखिरी तीर निकाल कर फेंका। मैंने कहा, नंदरेकर, एक ख़ास बात अभी अभी मुझे आकाश के देवता ने बनाई है। आकाश के देवता का कहना है कि यहाँ किसी जगह एक भारतवर्ष का दुश्मन पाकिस्तानी मौजूद है। क्या तुम इसका खोज लगा सकते हो? अगर तुम इसे ढूंढ सको तो तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। लांस नाइक के चेहरे पर एकदम से इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैं समझ गया था कि इसके दिल में किसी पाकिस्तानी का ख्याल आया है। इसने कहा, गुरुजी, देवताओं की बात कभी झूठी नहीं होती, उन्होंने आपको ठीक कहा है। मैंने आहिस्ता से पूछा, तो क्या तुम इस दुश्मन मुल्क के आदमी को जानते हो जो यहाँ मौजूद है? लांस नाइक ने पहले सुधारग्नि की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, गुरुजी, मैं अकेले में ही ये बात आपको बता सकता हूँ। मैंने सुधारग्नि को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो चली गई तो लांस नाइक ने कहा, गुरुजी, इन दिनों हमारी छावनी में एक पाकिस्तानी बूढ़ा जासूस कैद है। अगर आप हुक्म करें तो मैं इसके सर के बाल तोड़ कर ला सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकोगे नंदरेकर? मैंने पूछा। वो बोला, गुरुजी, आप मेरे लिए देवता समान है, परंतु आप इसका जिक्र किसी से न करें, ये मेरी नौकरी का मामला है। बात यह है कि मेरा ताल्लुक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और हमारे पास जो पाकिस्तानी जासूस कैद है, इसकी निगरानी पर मेरा एक दोस्त मुकर्रर है। मैं इससे कहकर पाकिस्तानी दुश्मन के सर के 7 बाल बड़ी आसानी से ला सकता हूँ। अब मैं असल बात की तरफ आया। मैंने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों के बाद आंखें खोलकर कहा, लेकिन एक और उलझन बाकी है। नंदरेकर के होंठों से जैसे अपने आप निकल गया, क्या महाराज? मैंने इसे बताया कि दुश्मन जासूस के बालों पर मंत्र पढ़ने के लिए पहले मेरे लिए इसको एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी है, वरना मंत्रों का असर नहीं होगा। अब लांस नाइक सोच में पड़ गया। बोला, महाराज, ये दुश्मन जासूस ऐसी जगह कैद में रखा गया है कि जहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। नंदरेकर, ये सब कुछ मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ,
मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस दुश्मन जासूस को देखने की। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम जा सकते हो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे भगवान की पूजा करनी है। लांस नाइक ने एक बार फिर मेरे पाँव पकड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर बोला, भगवान के लिए मेरे बच्चे पर रहम करें गुरुजी। मैं कोई तरीका निकालता हूँ, कोई ऐसी तरकीब सोचता हूँ कि आप इस पाकिस्तानी जासूस को एक नज़र देख सकें। फिर इसने कहा, मैं कल जासूस के सर के 7 बाल लेकर हाजिर होऊंगा। इसके बाद कोई ऐसा तरीका भी सोचूंगा कि आप इसे देख सकें। वो माथा टेक कर कल आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन वो दोपहर के बाद आया तो एक कागज़ में इसने पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी के सर के 7 बाल लपेट रखे थे। ये सफ़ेद बाल थे। मैंने जब बातों में इससे पाकिस्तानी जासूस का हुलिया पूछा तो वो डॉक्टर फरीदी का हुलिया ही था। बालों को लेकर मैंने मिट्टी की हड्डियाँ में रख लिया और इससे कहा कि अब मेरा पाकिस्तानी जासूस को एक नज़र देखना ज़रूरी है। क्या तुमने कोई ऐसा बंदोबस्त किया है? लांस नाइक ने आज भी सुधा रंगनी को बाहर भिजवा दी। बड़ी राजदारी से बोला, गुरुजी मुझे मालूम है कि परसों शाम 6 बजे इस पाकिस्तानी जासूस को पूना ले जाया जा रहा है। वो एक फ़ौजी बंद गाड़ी में होगा, लेकिन अगर आप रास्ते में किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं तो इसे सामने की जानिब से एक नज़र देखा जा सकता है गुरुजी। भगवान के लिए इनकार न करना, क्योंकि इसके बाद ये दुश्मन जासूस हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद है गुरुदेव, मुझे निराश न कीजिएगा। अगर ये इसके बच्चे की आखिरी उम्मीद थी तो मेरे लिए भी आखिरी मौका ही था। इसके बाद शायद डॉक्टर फरीदी मेरे हाथ से भी निकल जाता। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने नंदरीकर के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, अगरचे मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं रास्ते में तुम्हारी फौजी गाड़ी के इंतज़ार में बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त अपने भगवान की पूजा में मगन रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे के लिए ये काम भी कर लूँगा। अब तुम मुझे बताओ कि इस पाकिस्तानी जासूस की गाड़ी कहाँ से गुजरेगी? लांस नाइक ने मुझे जो रूट बताया वो चांदपुर छावनी के अकब में एक नशीबी मैदान से होकर गुजरता था। लांस नाइक ने मुझसे आजिज़ी से इल्तिजा की कि मैं इसके साथ चलकर वो रास्ता देख लूँ। मैं खुद भी यही चाहता था। चुनाचा मैंने शाम को चलने की हामी भर ली। लांस नाइक ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज इसका जिक्र किसी से न करें, नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्योंकि इस पाकिस्तानी जासूस की बेहद निगरानी होती है। लगता है इससे कोई बड़ा अहम काम लिया जा रहा है। इसका इशारा सुधा रंगनी की तरफ था। मैंने इसे तसल्ली दी कि इसका राज मेरे सीने में ही रहेगा। वो शाम को आने का वादा करके चला गया। मैंने सुधा को सारी बात बता दी। वो बोली, रघु हम निहत्ते हैं, हमारे पास सिवाय एक पिस्तौल के और कोई असलहा नहीं है। हम फौज का कैसे मुकाबला कर सकेंगे? यही बात मुझे भी परेशान कर रही थी। जाहिर है पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी जिस फौजी गाड़ी में ले जाया जा रहा था, इसकी हिफाजत के लिए फौजी गार्ड का दस्ता भी होगा। हम बगैर असलहे के मुसल्लह फौजी गार्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। वक्त भी बहुत थोड़ा था। हम सुधा रंगनी के साथी डाकुओं को भी वहाँ अपनी मदद के लिए नहीं बुलवा सकते थे, और अगर बुलवा भी लेते तो आम बंदूकों या राइफलों वाले डाकू बाकायदा फौज की स्ट्रेन गनों और मशीन गनों के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। यहाँ किसी ज़बरदस्त हिकमत अमली से काम लेने की ज़रूरत थी। डॉक्टर फरीदी के गुजरने में अभी 2 दिन बाकी थे। सुधा रंगनी ने मशवरा दिया कि पहले चलकर इलाके का जायज़ा लिया जाना चाहिए। तय ये पाया कि शाम को जब मैं लांस नाइक नंदरेकर के साथ मोहल्ले वकूफ़ देखने जाऊँगा तो वो भी मेरे जाने के कुछ देर बाद मेरे पीछे पीछे चल पड़े। शाम होने में थोड़ी देर बाकी थी कि लांस नाइक नंदरेकर पहुंच गए। मैं अपनी खूह से निकलकर इसके साथ रवाना हुआ तो मुझे एक वीरान रास्ते से छावनी के अकब में एक बुलंद जगह पर ले आए। यहाँ नीचे एक कच्ची सड़क गुजरती थी जिस पर कहीं कहीं नारियल के दरख्त उगे हुए थे। इसने कहा, महाराज पाकिस्तानी दुश्मन की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। इस जगह बैठकर आप इसे गाड़ी के सामने के शीशों में से एक नज़र देख सकेंगे, क्योंकि जिस जीप में इसे ले जाया जा रहा होगा वो मेरी इत्तला के मुताबिक ऊपर से तो बंद है, मगर सामने की जानिब से पर्दा हटा हुआ होगा और वहाँ स्ट्रेन गन लगी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से ज़रा सा कुरेद कर मजीद पूछा तो मालूम हुआ कि इस जीप के पीछे एक दूसरी खुली जीप में गार्ड होंगे। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और बेराजी से कहा, नंदरेकर मेरा इस बकबक में पढ़ने को दिल नहीं चाहता था, परंतु तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी के लिए ये सारा कष्ट भोगूंगा। लांस नाइक हाथ बांध कर बोला, आपकी बड़ी कृपा है महाराज, मैं सारी ज़िंदगी आपके पाँव धो धो कर पीऊँगा। अच्छा अब मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, मैं भी वापस जाता हूँ, मुझे यहाँ खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल मैं तुम्हारी खातिर परसों शाम यहाँ आकर पाकिस्तानी जासूस की शक्ल देखने की कोशिश करूँगा। लांस नाइक एक बार मेरी खुशामद करने लगा, फिर वो दूसरी तरफ से होकर चांदनीपुर छावनी के क्वार्टरों की तरफ चला गया। मैं वापस दूसरी तरफ चलने लगा। एक जगह बबूल के दरख्त उगे हुए थे। यहाँ मुझे सुधा रंगनी मिल गई। इस वक्त हम वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह सुबह अपनी खूह से निकले और सांपों का तमाशा दिखाने के बहाने एक बार फिर इस छोटी सी कच्ची सड़क पर आ गए, जहाँ से दूसरे दिन शाम को हमारे पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी को गुजरना था। सूरज अभी अभी निकल रहा था। हम इर्द गिर्द की झाड़ियों में कभी कभी यूं झुक कर देखते
जैसे जंगली सांपों को तलाश कर रहे हों। हम इस कच्ची सड़क पर चलने लगे। आगे जाकर ये सड़क जरा बुलंदी पर जाकर ताड़ के दरख्तों में एक तरफ घूम गई थी। ये जगह छावनी के बैरकों से बहुत करीब थी। अगर हम यहाँ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन करते भी तो गार्ड्स को छावनी से कमक पहुँच सकती थी। हमें जो कुछ भी करना था छावनी से काफ़ी फासले पर जाकर करना था। चुनाचा हम चलते चलते सड़क का मोड़ घूम गए। आगे जाकर सड़क छोटे छोटे टीलों के बीच में से होकर गुजरती थी। इन टीलों पर कहीं का दुक्का दरख्त उगे हुए थे और किसी टीले पर महज झाड़ियाँ और जंगली घास उगी हुई थी। इन टीलों में हमें एक जगह छोटी सी जैली कच्ची सड़क दिखाई दी जो बाएं जानिब जनूब की तरफ से होती हुई इस टीले की तरफ चली गई थी जहां हमारा खूह बना हुआ था। असूली तौर पर हमें यहां हमला करना था, लेकिन अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम हमला किस बुरते पर करें। हम शाम के सुरमई अंधेरे में इस मुकाम पर टीले के नीचे सड़क के किनारे बैठ गए जहाँ से जीली कच्ची सड़क निकलती थी। सुधा रंगनी कहने लगी, मेरे रघु, हमारे पास असला कहीं से भी नहीं आ सकता। हमें अपने जहरीले सांपों से ही काम लेना होगा। ये मशवरा वो पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मुझे इस मशवरे में कोई जान नजर नहीं आती थी। मुसल्ले फौजी गार्ड के सामने सांप क्या कर सकते थे? और फिर ये मसला भी था कि ये सांप मुसल्ले गार्ड की जीप में कैसे पहुंचेगी। इलावा इस गाड़ी को हम कैसे रोक सकेंगे जिसमें डॉक्टर फरीदी सवार होगा। हम देर तक वहां बैठे बहस करते रहे। ये शायद आखिरी चांस था डॉक्टर फरीदी का फिर हमारे हाथ में आना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि पूना के फौजी हेडक्वार्टर के बारे में ये मशहूर था कि वहां से किसी जासूस का फरार होना ऐसी ही बात थी जैसे मगरमच्छ का शिकार इसके पेट से निकलकर फरार हो जाए। चुनाचा मैंने सर धड़ की बाजी लगाने का फैसला कर लिया और सुधारंगनी से कहा कि मैं इसके मशवरे पर ही अमल करूंगा। सुधारंगनी ने बड़ी मोहब्बत भरी खतरनाक नजरों से मेरी तरफ देखा और अपने सांप बेटे का मुंह चूम कर बोली, रघु, मेरे सांप अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जिन आदमियों पर मैं इन्हें फेंकूंगी उन्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, सुधा, अगर हम सांप निशाने पर फेंकने में कामयाब न हुए तो हमारी खैर नहीं। इसके अलावा अगर हम एक गाड़ी में सांप फेंकने में कामयाब हो भी जाते हैं तो दूसरी गाड़ी का क्या बनेगा जो ऊपर से बंद होगी। असल गाड़ी तो वही होगी जिसमें हमें कब्जा करना था। सुधा रंगनी कहने लगी, परसों शाम मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि हमें क्या कुछ करना होगा। वो मुझे क्या बता सकती थी? मुझे खुद मालूम था कि ये अंधेरे में दुश्मन पर तीर चलाने का मामला है। अगर तीर इत्तेफाक से निशाने पर लग गया तो पोबार, नहीं तो हम दोनों की हलाकत यकीनी थी। रात को हम वापिस अपनी खूह में आ गए। दूसरे दिन हम प्लानिंग करते रहे। प्लानिंग क्या करनी थी? बस सुधा रंगनी इधर उधर की बातें करती रही। डाके मारने में इसने ज़रूर महारत हासिल कर ली थी, मगर इस किस्म के कमांडो ऑपरेशन का इसे कोई तजर्बा नहीं था। मैं इसकी बातें कम सुनता था और अपनी प्लानिंग पर गौर करता रहा। बहरहाल मुझे इसके सांपों पर ही भरोसा करना था। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज़ दोपहर के बाद हमने सांपों की 2 पिटारियाँ उठाई और खुदा का नाम लेकर जाए वारदात की तरफ रवाना हो गए। एक एक पिटारी में 6-6 जहरीले सांप थे। मैंने पिस्तौल अपने पास रख लिया था। हमारा लिबास वही सुपेरों जैसा था। मैंने पकड़ी की जगह सर पर रुमाल बांध रखा था। अब मेरी दाढ़ी मुझसे भी बेतरह बढ़ाई थी। हम एक चक्कर लगाकर इस जगह पर आ गए जहाँ से कच्ची सड़क बाएं तरफ घूमती थी। इससे भी आगे जाकर हम एक टीले के नीचे आकर रुक गए। ये सड़क वीरान थी। शायद ये फौजी इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। दूर से हमें गर्द के बादल में एक ट्रक आता दिखाई दिया। हम टीले की ओट में छुप गए। ट्रक फौजी था जो छावनी की तरफ जा रहा था। ट्रक चला गया तो हम उठकर टीले के ऊपर आ गए। ये जगह ऑपरेशन अटैक के लिए बड़ी मौजूद थी। ऑपरेशन का तरीक़ेकार ये बनाया गया कि मैं आगे वाले टीले पर पिस्तौल लिए छुपा हूँगा। मुझसे पीछे 2 टीले छोड़कर सुधा रंगनी सांपों की एक पिटारी लेकर छुपी होगी। सांपों की एक पिटारी मेरे पास होगी। जब फौजी गाड़ी पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी को लेकर आएगी तो सुधा रंगनी बंद गाड़ी को छोड़कर गार्ड की खुली जीप में सांप फेंकेगी। इस दौरान में अगली बंद गाड़ी मेरे टीले तक पहुंचेगी। मैं सामने से जीप के शीशे पर गोली मारूंगा और फिर जब गाड़ी रुक जाएगी और सिपाही छलांगे लगाकर बाहर निकलेंगे तो इन पर सांप फेंककर पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दूंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये एक इंतहाई कमज़ोर प्लान था जिसमें सबसे ज़्यादा बहादुरी और जांबाजी मुझे ही दिखानी थी। 90% यही तवक्का थी कि ना पिस्तौल मेरे काम आएगा और ना सांप मेरी मदद कर सकेंगे। अगरचे ये सुधा रंगनी के आदमखोर सांप थे और इंसान की मुंह पर लपकते थे, लेकिन इसमें यह खदशा था कोई सांप जीप में घुसकर हमारे असल टारगेट यानी डॉक्टर फरीदी को न डस ले। किसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आता मुझे सांप नहीं फेंकने चाहिए। इसमें डॉक्टर फरीदी की भी जान को खतरा था। मैंने सुधा रंगनी को आखिरी बार हिदायत दी और इसे एक टीले पर घास में बिठाकर अपने टीले पर आकर ऊंची घास के पीछे छुप कर बैठ गया। वक्त गुजरता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज मगरिब की तरह दरख्तों के नीचे उतर गया और टीले के नीचे जो ढलान थी वहाँ अंधेरा सा छाने लगा। ये ढलान काफ़ी गहरी थी और इसके नीचे एक नाला बह रहा था। सूरज गुरूब हो गया तो इस ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा
कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत कर रहा हूँ। गोया मैं मौत के मुंह में अपने साथ सुधा रंगनी को भी ले आया था, लेकिन अब फैसला वापस लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे छावनी की जानिब से सड़क के दरख्तों वाले मोड़ पर 2 फौजी गाड़ियाँ अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी। आगे आगे एक बंद जीप थी और इसके पीछे एक खुली जीप चली आ रही थी। जीप की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने ज़ोर से सीटी बजाकर सुधा रंगनी को हमले का सिग्नल दिया। मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी, वो झाड़ियों की ओट में थी। दोनों फौजी गाड़ियाँ टीलों के करीब आ रही थी। मैंने टीले पर बैठे बैठे घास की ओट से देखा कि दोनों गाड़ियों में ज़्यादा फासला नहीं था। इस वक्त मुझे इस समर का शिद्दत से एहसास हुआ कि हम खुदकुशी के मिशन पर आए हुए हैं। ये वाकई खुदकुशी का मिशन ही था। अब मुझे अगली जीप के शीशों के ऊपर से मशीन गन की नाली साफ नजर आ रही थी। पिछली खुली जीप में भी एक मशीन गन लगी हुई थी। इस जीप में 6 फौजी बैठे थे, जिन्होंने कुरमुजी रंग की मुरहटा रेजिमेंट की टोपियां पहन रखी थी। सुधा रंगनी मुझसे 2 टीले छोड़कर बैठी थी। ये मिट्टी के छोटे तोदानुमा टीले थे और इनका फासला ज्यादा नहीं था। अगली जीप के शीशों के पीछे मुझे एक सिविलियन बूढ़े का झुका हुआ सर नजर आया, जिसका रंग फौजियों के मुकाबले में गोरा था। यही पाकिस्तानी डॉक्टर थे। अगली गाड़ी मेरे टीले के करीब आ चुकी थी। इस दौरान में पिछली खुली जीप इस टीले के नीचे से गुजरने लगी, जिस पर सुधा रंगनी छुपी हुई थी। बिजली की चमक की तरह सुधा रंगनी को मैंने देखा कि वो झाड़ियों में से उठी। इसके हाथ में सांप थे। इसने सांप पिछली खुली जीप में गिरा दिया। कुछ सांप जीप में जरूर गिरे थे, क्योंकि वहां फौजियों में अफरा तफरी मच गई और जीप एक तरफ को घूम कर रुक गई और सिपाही उछलने लगे। इस असना में मैंने अगली बंद जीप के शीशे पर से ड्राइवर को निशाना बनाकर पिस्तौल का फायर कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा फायर जीप के शीशे पर लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि निशाना शीशे पर तो न लगा, लेकिन जीप का पहलू सामने आ गया। तो गोली इसके ड्राइवर की गर्दन पर जाकर लगी और जीप अचानक टीले की तरफ घूमकर ऊपर को चढ़ी और फिर तेजी से उल्टी तरफ पीछे को लुढ़कती। वहां शोर मच गया। जीप में से सिर्फ एक सिपाही बाहर छलांग लगा सका। देखते ही देखते बंद जीप ढलान पर कलाबाजियां खाई, दूर नीचे नाले में एक धमाके के साथ गिरी और गिरते ही इसे आग लग गई। पिछली जीप में से जो फौजी जवान बचाकर बाहर कूदे थे, उन्होंने स्टेन गन की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 सिपाही भागकर टीले पर चढ़ गए, क्योंकि उन्होंने सुधा रंगनी को टीले से दूसरी तरफ भागते देख लिया था। बंद गाड़ी में से जिस सिपाही ने छलांग लगाई थी, वो दौड़कर पिछली जीप की तरफ भागा। गोलियों की तड़ातड़ और सिपाहियों का शोर ही शोर था। मुझे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। मैं टीले की घास में दुम सादे लेटा सुधा रंगनी के टीले की तरफ देख रहा था। कभी नाले में जलती बंद गाड़ी पर हसरत की निगाह डालता। इसमें से अब कोई जिंदा नहीं बचा था। जीप नाले में धड़ाधड़ जल रही थी। अचानक मेरी नजर सुधा रंगनी पर पड़ी, जिसको 2 मुरहटा सिपाही घसीटते हुए अपनी जीप की तरफ लिए जा रहे थे। टीले के अंधेरे ने मुझे बहुत जल्दी अपनी चादर में छुपा लिया। मैं अब वहां नहीं ठहर सकता था। मैंने खुश्क ऊंची घास में झुककर देखा। मैं बाजी हार चुका था। डॉक्टर फरीदी जीप के साथ ही जलकर राख हो गया था। सुधा रंगनी मरहटा फौजियों के हत्थे चढ़ गई थी। मुझे अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी। भागते भागते मैंने मुड़कर छावनी वाली कच्ची सड़क पर निगाह दौड़ाई। छावनी की तरफ से फौजी ट्रकों की रोशनी आगे बढ़ रही थी। ये छावनी की फौजी गाड़ियां थी, जो फायरिंग की आवाज़ सुनकर या वायरलेस पर कमांडो एक्शन की इतला मिलने के बाद मौका वारदात की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मेरा रुख लांस नाइक नंदरेकर के क्वार्टर की तरफ था, क्योंकि रात की रात मुझे वहीं पनाह मिल सकती थी। सिर्फ वही एक ऐसी जगह थी जहां मेरे बारे में किसी को शक नहीं बताया जा सकता था। वहां से क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं थे। दूर से क्वार्टरों की रोशनियां मुझे साफ नजर आ रही थी। खेतों के अंधेरे में से निकलकर मैं इस गली में आ गया जहां लॉन्स नाइक नंदरेकर का क्वार्टर था। अपना पिस्तौल मैंने वहीं टीले के पास फेंक दिया और सांपों की पिटारी लेकर जीप के गिरने के बाद ढलान की तरफ उछाल दिया गया था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर में नंदरेकर के बेटे नंदू ने दरवाजा खोला। मैंने इसे गोद में उठाकर प्यार किया। इतने में इसकी माँ भी आ गई। एक गिरवे कपड़ों वाले सपेरे को देखकर वो कुछ घबराई। मैंने मुस्कुराकर कहा, नंदरेकर जी को कहो कि गुरुदेव आए हैं। औरत फौरन समझ गई कि मैं कौन हूँ। हाथ बांध कर नमस्कार किया और मेरे चरण छूकर बोली, पधारिए महाराज, वो अंदर आ रहे हैं। इतने में नंदरेकर भी धोती के पल्लू से हाथ पूंछता हुआ आ गया। वो रोटी खा रहा था। मुझे देखकर झुका, चरण छुए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज बाहर क्यों खड़े हैं? ये आप ही का घर है। मैं इसके बच्चे नंदू को प्यार करता अंदर कमरे में आकर बैठ गया। तुम्हारे बच्चे को भगवान ने नया जीवन दिया है। नंदरेकर, तुम्हें काली देवी के मंदिर में चक्कर चढ़ाना है। इसने बताया कि ये फर्ज इसी रोज अदा कर दिया था, जिस रोज मेरे भेजे हुए पानी को पीकर इसका बेटा बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। दोनों खुशी से निहाल हो रहे थे। नंदरेकर की बीवी मेरे लिए खाना लेने रसोई में चली गई। मैंने नंदू को गोद से उतारा तो वो भी अपनी माँ की तरफ दौड़ गया। नंदरेकर ने बड़े अदब से पूछा, महाराज आपने दुश्मन को देख लिया क्या? मैंने राजदारी से आगे को झुककर कहा, देख तो मैंने इसे लिया है, पर नंदरेकर बेटा वहां तो गोलियां चलने लगी थी। लगता है इस भारत माता के दुश्मन को छुड़ा कर ले जाने वाले वहां आ गए थे। एक जीप नाले में जा गई।
इसको आग लग गई। मैं तो वहाँ से निकल कर सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ कि तुम्हें खबर कर दूँ। लांस नाइक सोच में पड़ गया, फिर बोला, ज़रूर इस पाकिस्तानी जासूस के साथ ही वहाँ घात लगाए बैठे होंगे। आपको तो किसी ने नहीं देखा ना। मैंने हरिओम कहकर कहा, बेटा हम साधु और संतों को कौन देखता है। मैं टीले पर बैठा था कि वहाँ से अपने दुश्मन को देख सकूं। मैं अपने मंत्र पढ़ने लगा था कि एक तरफ टीले से गोलियां चली और फिर वहाँ अफरा तफरी मच गई और जीप डहलान के नाले में लुढ़क गई। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।